Continuing with the next set of questions, which is our part 2 for history series. Starting with section 30, from which rock shelter of Vindhyas a maximum number of human skeletons have been found. So they are asking कि किस रॉक शेल्टर से जो कि विंध्यास में है मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं हमें. द आंसर इज लिखाइया is the answer for it. Next question, which is 31st. Which of these departments or ministries deals with Archaeological Survey of India as an accessory office? इनमें से कौन सा विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए एज एन एसेसरी ऑफिस एक्ट करता है, डील करता है? द आंसर इज ए, द कल्चरल डिपार्टमेंट और द कल्चरल मिनिस्ट्री. 32nd question. Where is National Human Museum situated? National Human Museum कहाँ situated है? The answer is C, भोपाल. Next come to the Indus Valley Civilization and Culture. एंशेंट इंडिया की जब भी बात आती है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमेशा बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इसे बहुत केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत है और हमें इस पर बहुत ध्यान देना होगा. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन ए कल्चर, बी इकोनॉमी, सी रिलीजन, डी साइंस. इट डिपेंड्स ऑन कल्चर बिकॉज कल्चर को ही हम आगे प्रिजर्व करते आ रहे हैं. इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम अपने कल्चर से सीखते हैं. पहले ही नहीं, आज भी इंडिया को उसके कल्चर से ही जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन? द आंसर वुड बी बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ प्रोवाइडेड है उसको हम रीड कर लेते हैं. हड़प्पा इज़ आर्कियोलॉजिकल साइट रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन. हड़प्पा एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी जो कि रिलेटेड थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से. सिंस द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज obtained फ्रॉम हड़प्पा. जो पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो साक्ष्य मिले थे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के से ही मिले थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के. हड़प्पा साइट से ही हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे सबसे पहले, इसलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. अलॉन्ग विथ एंशिएंट इजिप्ट एंड Mesopotamia, it was one of 3 ancient civilizations of the world. हड़प्पन सिविलाइजेशन को इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ ही एक एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता है. इजिप्ट, मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है. थर्ड क्वेश्चन. इंडस सिविलाइजेशन एक्जिस्टेड इन Indus Valley civilization existed in early historical age as per the written literature. Next question. Fourth question. Indus Valley civilization was non-Aryan because Indus Valley civilization non-Aryan थी. It was because of the urban civilization. ये बहुत urbanized civilization थी, इसीलिए इसे non-Aryan माना जाता है. Indus Valley civilization was the earliest known urban civilization of Indian subcontinent, whereas Aryan civilization was rural civilization. इसमें एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है कि आर्यन सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बनाइज थी. आर्यन सिविलाइजेशन गांव तक ही सीमित रही, हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बनाइज्ड फॉर्म में इमर्ज हो पाई. फिफ्थ. द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज़ पॉटरीज. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से ऊपर रखते हैं, उसे प्राथमिकता देते हैं बिकॉज ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं. ए स्क्रिप्ट की वजह से, बी टाउन प्लानिंग की वजह से, सी कॉपर की वजह से या डी पॉटरीज़ की वजह से.
द आंसर विल बी पॉटरीज की वजह से. द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मोर डेवलप्ड दैन द प्री आर्यंस. डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ पोट्री have Indus Valley civilization. Pottery found during excavation proves that Indus Valley civilization existed before Aryan civilization. The red potteries painted with black figures were the specially Harappan civilization, whereas it was a speciality of Harappan civilization, whereas the grey painted potteries were used by Aryans. क्या बताया गया है? जो आर्यंस थे वो ग्रे पॉटरी पेंटेड पॉटरीज यूज़ करते थे और जो हरप्पन सिविलाइजेशन में रेड पॉटरीज यूज़ होती थी. रेड पॉटरीज जिन पर ब्लैक फिगर्स बने होते थे, काले रंग के फिगर्स बनाए गए होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स्थ, द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वैदिक सिविलाइजेशन से कैसे अलग थी. ए, इट हैड द इम्यूनिटीज़ ऑफ अ डेवलप्ड सिटी लाइफ. बी, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. सी, इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो. सो ये सब ही हमारे आंसर्स हैं, ऑल ऑफ द अबव. दैट मीन्स क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक डेवलप्ड सिटी लाइफ थी, वहाँ पे बहुत ही डेवलप्ड मैनर में ये उभर के आई थी सिविलाइजेशन. और जो भी जैसे आप इसका ड्रेनेज सिस्टम देख लें या आपका इसका जैसा भी एक सोसाइटल सेटअप था, वो सब बिल्कुल ही एक अर्बनाइज्ड तरीके से डेवलप किया गया था. इसमें कोई पिछड़ापन नहीं था. बी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी. पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी मतलब लिखी हुई स्क्रिप्ट ही नहीं, पिक्चर्स के साथ बनी हुई स्क्रिप्ट थी, जिससे कि बहुत अच्छे से दर्शाया गया था कि हर चीज़ का मतलब समझाया गया था पिक्चर्स के थ्रू. और इट हैड अ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो. इस सिविलाइजेशन में जो आयरन और डिफेंसिव एरो की नॉलेज नहीं थी. तो इन कारणों की वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिफरेंट मानते हैं वैदिक सिविलाइजेशन से. The culture of Indus Valley civilization was different from Vedic culture in many ways. The Indus Valley civilization was urban while the Vedic culture was rural. The script of Indus Valley civilization was a descriptive expression. The people of Indus Valley civilization did not know the use of iron, whereas the people of Vedic civilization used iron weapons extensively. जो वैदिक काल के लोग थे वो आयरन का वेपन्स के तौर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे यूज़ करते थे, बहुत बड़े स्तर पे उसे यूज़ किया जाता था. 7th, the source of knowledge about Harappan culture is A, rock edicts. B, writing in terracotta seals. C, archaeological excavations. Or D, all of the above. The answer will be archaeological excavation. जो सोर्स है नॉलेज का अबाउट हरप्पन कल्चर वो किसे माना गया है? वो माना गया है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से. जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुई हैं उनको ही आधार, उन्हीं को सोर्स माना गया है हरप्पन कल्चर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हरप्पन कल्चर? अगेन द आंसर वुड बी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस. 9th question. The main source of knowledge about the inhabitation of Indus Valley civilization is the discovery of. The main source of knowledge about the inhabitant Indus Valley civilization is the discovery of utensils, jewelry, weapons and tools. बर्तन के गहने, अस्त्र और बाकी सब जो औजार हैं, टूल्स हैं, उन्हें मेन सोर्स माना गया है द नॉलेज ऑफ द इनहैबिटेंट्स of the Indus Valley civilization. Next question. The earliest evidence of silver in India is found in जो earliest evidence है सिल्वर के, चांदी के, कहाँ पाए गए थे? वो पाए गए थे हमारे हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ 12th.
विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हरप्पन पॉटरी, हरप्पन पॉटरीज में बनाते समय किस रंग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है या फिर कॉमनली यूज़ किया गया है, वो है रेड कलर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 13th. द beginning of idol worship is to be considered in pre-Aryan, B Vedic period, C modern period या D कुषाण पीरियड. आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से कंसीडर की जा सकती है? वो की जा सकती है प्री आर्यन पीरियड से. प्री आर्यन पीरियड से. द प्री आर्यन पीरियड इज कंसीडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप. The idol worship was prevalent in Indus Valley civilization, and it is evident from the coins discovered from Mohenjo-daro having the seal of God. They probably worshipped Mother Goddess in addition to the male and female deities. जो प्री आर्यन पीरियड में से हम बिगनिंग मानते हैं आइडल वर्शिप की. आइडल वर्शिप बहुत प्रिवेलेंट था इंडस सिविलाइजेशन में, और ये इसके हमें एविडेंस मिलते हैं उन कॉइन्स से जो कि हमें मोहनजोदारो में मिले हैं, जिनमें भगवान की सील है जिन कॉइन्स पे. ये भी माना जाता है कि जो ये मदर गॉडेस की पूजा करते थे अलॉन्ग विद मेल एंड फीमेल डाइटीज़. तो हमें कॉइन से जो मोहनजोदारो में कॉइन्स मिले थे उनसे हमें पता चलता है कि आइडल वर्शिप हुआ करती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th. विच वन ऑफ द following animals was not represented on the seals and terracotta art of Harappan culture. यहाँ ये पूछा गया है किन एनिमल्स की वो सील्स पर नहीं पाया गया है. सील्स या टेराकोटा आर्ट पर किन एनिमल्स को नहीं दर्शाया गया है? वो है ए काउ, बी एलिफेंट, सी डायनासोर्स या डी टाइगर. तो यहाँ आंसर है काउ. काउ की जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है किसी भी सील या टेराकोटा आर्ट पे इन द हरप्पन कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये ज़्यादातर आ जाता है चारों जो साइट्स हैं और उन साइट्स पे एंशिएंट साइट और उन पर क्या क्या फाइंडिंग्स हुई हैं, ये हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो इन चारों साइट्स को बहुत अच्छे से आप याद करेंगे तो मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आप कभी गलत नहीं होंगे. आप ज़रूर 1 मार्क ज़रूर स्कोर कर पाएंगे. आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 साइट बताई गई हैं: लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा या बनावली. लोथल में मिले थे हमें डॉकयार्ड, कालीबंगन में मिले थे प्लॉट फील्ड्स, धोलावीरा में मिले थे एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग और 10 लार्ज साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट, एंड बनावली में मिले थे टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो. ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे. इन चारों साइट्स को बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछ ली जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वॉज फाउंड. ये पिछले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, तो आप देख लीजिए. टेराकोटा ऑफ प्लो कहाँ पाए गए थे? हमें मिले थे बनावली में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लॉट फील्ड was discovered at कालीबंगन. अगेन ये पिछला क्वेश्चन ही रिपीट किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन क्वेश्चन 19 में के जो एक्सप्लेनेशन में हमें ये अलग से दिखाया गया है कि कौन कौन से विलेज में किस रिवर के पास कौन कौन से विलेज लोकेटेड थे. तो हरप्पा से शुरू करते हैं हम. हरप्पा था रावी रिवर के पास, कालीबंगन था घग्गर के पास, लोथल था भोगवा के पास और रोपड़ था सतलुज के पास.
तो ये भी हमें याद करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सा विलेज किस किस नदी के पास पाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 20th. द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट. जो ग्रेट बाथ है वो कहाँ मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? वो मिला था मोहनजोदारो में. जो ग्रेट बाथ है इज़ वन ऑफ द वेल नोन स्ट्रक्चर है एंड द रुइंस ऑफ द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन. एंशिएंट वैली जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके रुइंस में सबसे बहुत महत्व रखता है. ये मोहनजोदारो में पाया गया था. मोहनजोदारो कहाँ पे है? इट इज़ इन सिंध ऑफ पाकिस्तान. Of Pakistan. The foundation of Great Bath extended for 55 meters east and west and 30 meters north and south. और जो ग्रेट बाथ की मेजरमेंट्स बता रखी है यहाँ पे और उसका डायमेंशन बता रखा है कि नॉर्थ साउथ में कितना एक्सटेंड करता था और वेस्ट टू ईस्ट में कितना एक्सटेंड करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द 21st क्वेश्चन. द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट. कहाँ पे फाउंड हुआ था? ये पिछला क्वेश्चन है, दोबारा से रिपीट किया बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं UPPCs में ही ये 2 बार आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है. एक दफ़ा ये उत्तराखंड में आ चुका है. तो ग्रेट बाथ कहाँ फाउंड हुआ था? वो था मोहनजोदारो में. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट डी स्टेटमेंट इनमें से सच नहीं है विद रिस्पेक्ट टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? Options are A. Accurate drainage system in cities. B. Trade and commerce were in advanced stage. C. Worships of Mother Goddess. And D. People knew about iron. तो आप पिछले क्वेश्चन से हम याद करें तो हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था. हम ये भी पढ़ चुके हैं कॉमर्स अच्छा था, एडवांटेजेस स्टेज पे था. सी मदर गॉडेस की पूजा होती थी, वो हमें कॉइन से पता लगा वहाँ पे. डी पीपल न्यू अबाउट आयरन. ये हमारे एक पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि उस टाइम लोगों को नहीं पता था आयरन के बारे में. नॉट ट्रू. ये हमें यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है. उन्हें पता था कि उन्हें आयरन के बारे में पता था और उन्होंने आयरन को लेकर डेवलप भी किए थे वेपन्स. द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है. पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद आयरन. पीपल ऑफ दिस एज वर नॉट फेमिलियर विद आयरन. वो आयरन से फेमिलियर नहीं थे. आप देखिए मैं पीछे उस क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर पाएँ. जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैड द एमिनिटीज ऑफ डेली लाइफ, डेवलप्ड सिटी लाइफ. बी इट हैड पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट. सी इट हैड अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो. तो मतलब उन्हें नॉलेज नहीं थी आयरन के बारे में. तो हमारे अब हम उसी क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं. 22nd क्वेश्चन हम कर रहे थे. तो पीपल न्यू अबाउट हिम आयरन. नो दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन. ठीक है. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था. सो देयरफॉर इट वाज कॉल्ड अ ब्रॉन्ज एज. वो ब्रॉन्ज ही यूज़ करते थे इसीलिए उसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज कहा जाता था. ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का एडवांस था एंड इट वाज कवर्ड विद स्लैब्स. द ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज. ट्रेड और कॉमर्स जो था वो बहुत एडवांस लेवल पे था. इन दिस एज द एविडेंस ऑफ बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड आर फाउंड. इस एज में एविडेंस पाए गए हैं. एक तो इंटरनल ट्रेड की मतलब एक होता है इंटरनल ट्रेड कि आप देश के अंदर ही एक जगह के अंदर ही ट्रेड कर रहे हो. एक्सटर्नल ट्रेड के भी पाए गए हैं कि आप एक जगह से बाहर भी ट्रेड कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो. तो दोनों तरीके की ट्रेड थी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. मैनी पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड. मदर गॉडेस के ट्रेसेस हमें मिले थे कॉइन से. वो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं.
इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन के बारे में लोगों को नहीं पता था, therefore it was called a Bronze Age. Coming to the 23rd question, इन्होंने पूछा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन for its town planning, for मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, for the agriculture work, for its industrialization. So इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव. टाउन प्लानिंग अच्छी थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, दैट शोज़ कि वहाँ टाउन प्लानिंग अच्छी थी. मोहनजोदारो और हड़प्पा साइट्स काफ़ी फेमस थे, आप जानते ही हैं. एग्रीकल्चर वर्क था वहाँ पे, ये भी आप जानते हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी ही. सो इट क्लियर्स आवर कॉन्सेप्ट दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ऑल 4 of these key features. Next, coming to 24th question, which of the following is not correctly matched? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है. कालीबंगन हमने पहले पढ़ा था दैट इट इज़ इन राजस्थान, नॉट हरियाणा. सो कालीबंगन यहाँ पे गलत है. रोपर पंजाब में, ये हमें पता है. तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है कालीबंगन. आगे मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर द हड़प्पन कल्चर साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. आलमगीरपुर यूपी में है, बनावली हरियाणा में है, दामाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, इट इज़ इन हरियाणा. It is in Hisar district of Haryana along with the bank of Ghaggar river. The site was discovered by सूरज भान. इस साइट को, जो राखीगढ़ी साइट है, वो सूरज भान जी ने डिस्कवर की थी इन द ईयर 1969. सो जो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच्ड है वो है राखीगढ़ी. राखीगढ़ी क्या है, कहाँ पे है, हरियाणा में. आगे अगेन यहाँ पे इन्होंने हड़प्पन साइट थी और उनके लोकेशन को मैच करने के लिए कहा है हमें. तो हड़प्पन साइट है मांडा. हम स्ट्रेट अवे इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं याद करने के लिए. मांडा है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद है महाराष्ट्र में, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा. Which of the following sites of Haryana culture are located in Sindh? सिंध में हड़प्पन कल्चर की कौन सी साइट्स लोकेटेड है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, चाचुदारो, सरकोटा. तो आंसर है इसका बी, विच इज़ मोहनजोदारो एंड चाचुदारो. Yeah, next question 28. The excavation of Chanchodaro was directed by J.H. Mackay. The ruined township of Chanhodaro, situated 130 kilometers southeast of Mohenjo-daro, was discovered by N.G. Mazumdar in 1931 and excavated on a large scale by E.J.H. Mackay in 1935 to 36. Mackay found bead making factory furnace from here. Some face cut bricks were found from Chanhodaro. Apologies for if I'm pronouncing it wrong. This site Chanhodaro, please comment in the box if I'm pronouncing it wrong. Please comment the correct pronunciation for this site. Thank you. Coming to the 29th question, which site of Indus Valley is now in Pakistan? ऐसी कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी लोथल, आलमगीरपुर. सो आंसर इज़ हड़प्पा. हड़प्पा इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट. ये पंजाब प्रोविंस में है, जो कि अब पाकिस्तान में है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर.
It was located on the bank of river Ravi. रावी रिवर की बैंक पे था। कालीबंगन आप जानते हैं राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है और आलमगीरपुर यूपी में है। 30th question. Rangpur, where the contemporary of Harappan civilization were found, is in. रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर ए पंजाब, बी ईस्टर्न यूपी, सी सौराष्ट्र, डी राजस्थान। रंगपुर इज़ लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। सौराष्ट्र रीजन में है ऑफ द वेस्टर्न रीजन on the coast of Arabian Sea in Gujarat state. On the basis of large vegetative remains, it can be said that these people used to cultivate rice, bajra and millet. वेजिटेटिव रिमेन्स को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग, रंगपुर के लोग, ये राइस, बाजरा और मिलेट कल्टिवेट करते थे। Coming to the next question, which is 31st. Dadiri is a late Harappan site of A. Jammu, B. Punjab, C. Haryana, D. UP. Dadiri was a prehistoric excavation site of Govindgarh district, Ludhiana, Punjab. So the answer is Punjab. It is known for its painted grey ware culture, which is supposed to be associated with the arrival of Aryans. ये अपनी उस पेंटेड ग्रे वेयर के लिए जाना जाता है जो कि हमें दर्शाते हैं कि द अराइवल्स ऑफ आर्यंस के आगमन के बारे में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32. Which site of Indus Valley civilization is located in India? Is it Harappa, B. Mohenjo-daro, C. Lothal or D. none of these? It is Lothal. आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लोथल इज़ इन इंडिया, सो द आंसर विल बी लोथल। हरप्पा, मोहनजोदारो, दीज आर लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ। हरप्पन सिटी represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river of भोगवा। जो लोथल है वो भोगवा के किनारे सिचुएटेड है। ये हमें याद करना पड़ेगा बिकॉज़ जो भी साइट्स हैं, एक तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है, प्लस वो किस रिवर के बगल में सिचुएटेड है, ये सब हमें याद करना पड़ता है बिकॉज दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर एग्ज़ाम्स। तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 34th. हरप्पन सिविलाइजेशन, लोथल इज़ लोकेटेड इन, अगेन द सेम क्वेश्चन, लोथल इज़ लोकेटेड इन गुजरात। The port city of Indus Valley civilization was, पोर्ट सिटी किसे कहा जाता है? The answer is Lothal. Lothal is the only place of Indus Valley civilization from where the evidence of both ports were found, which is located exactly in the east of the city. Lothal इकलौती जगह है जहाँ से पोर्ट्स के अवशेष पाए गए थे। Which of the following is हरप्पन पोर्ट? अगेन हरप्पन पोर्ट की बात जहाँ भी आती है, पोर्ट कहाँ पाए गए थे? लोथल में। Which of the following is not an Indus Valley civilization? इनमें से कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है? इज इट ए कालीबंगन, बी रोपर, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल? इसका आंसर है सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वैदिक एज के बाद आएगा इसका मेंशन। तो जो लोथल है, कालीबंगन और रोपर है, हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट थे। और जो नहीं था वो था पाटलिपुत्र के बारे में इन्होंने कुछ बताया है यहाँ पे कि ये एडजेसेंट था टू द मॉडर्न डे पटना, जो आज जिसे हम पटना बोलते हैं उसके एडजेसेंट ही था पाटलिपुत्र। एक बहुत मेजर सिटी थी ड्यूरिंग द महाजनपद पीरियड का बहुत ही मेजर शहर माना गया है।
और इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट कमिंग टू द 30th क्वेश्चन. द लार्ज साइट ऑफ हरप्पा इन इंडिया इज़. लार्जेस्ट साइट कौन सी है हरप्पा की इंडिया में? इज़ इट ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगन, सी लोथल, डी राखीगढ़ी. तो राखीगढ़ी हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट साइट है हरप्पन ऑफ हरप्पा कल्चर इन इंडिया. 39th क्वेश्चन. द बिगेस्ट हरप्पन साइट इन इंडिया इज़. अगेन उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट किया है. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं. इसके दो फ़ायदे हैं. आप पहली दफ़ा तो आप पढ़ते हैं, बट नेक्स्ट दफ़ा जब आप उसको सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, उसको जब आप आंसर करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद होगा कि उसका आंसर क्या है. सो इस रिपीटेशन से आपको याद करने में बड़ा फ़ायदा मिलता है और आगे तक के लिए आप इसे याद रख पाते हैं. सो बिगेस्ट हरप्पन साइट, अगेन द आंसर इज़ राखीगढ़ी. अब उन्होंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देवर. इन्होंने पूछा है कि इन्होंने रिवर्स के बारे में बताया है और किस किस रिवर के पास कौन सा साइट, कोई हरप्पन साइट सिचुएटेड था. जो geographically, Indus Valley civilization was spread from Jhelum River to Hindon River, a tributary of Yamuna River in south, Alamgirpur, and it consists of rivers like Chenab, Ravi, Satluj, Jhelum, but Ganga River did not belong to this. So, the answer is B. Indus Valley civilization कहाँ का है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन रिवर्स के अराउंड तो पाई गई थी, विच आर चेनाब, झेलम एंड सिंधु, बट गंगा रिवर के अराउंड नहीं पाई गई है. सो द आंसर वुड बी बी. 41st क्वेश्चन. द पीपल ऑफ इंडिया इंडस वैली बिलीव्ड इन. इंडस वैली के लोग किस में बिलीव करते थे? वॉज इट स्पिरिट एंड ब्रह्मा? वॉज इट रिचुअल? वॉज इट sacrificial system and या फिर मदर गॉडेस में? सो दे यूज टू बिलीव इन मदर गॉडेस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मदर गॉडेस के एविडेंसेस हमें उन कॉइन से मिले थे. सो द आंसर विल बी मदर गॉडेस. मदर गॉडेस मतलब शक्ति का एक रूप. In addition to male and female deities wearing numerous ornaments and a fan-shaped headdress. Next question. 42nd. The Indus Valley people worshipped A. Shiva, B. Indra and Varun, C. Brahma, D. Vishnu. They used to worship Shiva. Lord Shiva की वो पूजा करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में. Next question. 43. Who was the director of archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? Sir John Marshall. Sir John Marshall was the director. He was the director. वो डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के, जिस एक्सकवेशन के तहत डिस्कवरी हो पाई थी हरप्पा और मोहनजोदारो साइट की. ओके, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे. सर जॉन मार्शल वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ही अपॉइंटेड मिस्टर R.B. दयाराम साहनी, विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेम टू रिमेंबर, who carried out excavation in the Larkana district of Sindh province and Montgomery district of Punjab on the right side of Ravi River. Mr. Sahni discovered the ruins of Harappa in 921. Mr. Rakal Das Banerjee dug out the ruins of prehistoric city of Mohenjo-daro in 1922. Next question. Two Indians who were associated with the discovery of Indus Valley civilization are. ऐसे दो लोग जिनका नाम हम एसोशिएट करते हैं विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हैं ए. राकल दास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी.
तो हमने पिछले क्वेश्चन में ये पढ़ा ही था। इन्होंने बताया हमें कि एक ने प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम में रूइंस को सर्च आउट किया था, और दूसरे ने एक्सकवेशन कैरिड आउट किए थे इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सो जो दो इंडियंस थे जिन्हें जो एसोसिएटेड थे विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर राखलदास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45. Which of the following is not correctly matched? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, एस.आर. राव, सरकोटा, जे.पी. जोशी और धोलाविया वी.के. थापर। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सी साइट्स पर किसने एक्सकवेशन किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज पूछ लिया जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हड़प्पा excavated by Dairam Sahni, Lothal by S.R. Rao, Sarkota by J.P. Joshi, but Dholavira was not excavated by V.K. Thapar। ये R.S. बिष्ट ने एक्सकवेट किया था। सो ऊपर आंसर जो हमारा डी है वो गलत है। इन्होंने जो मैच द फॉलोइंग दिया है, यहाँ पे धोलावीरा के सामने R.S. बिष्ट होना चाहिए। Next question. The first archaeologist who excavated Harappa but could not recognize its significance was first archaeologist जिन्होंने excavate किया था हड़प्पा but could not recognize its significance was ऐसे कौन से आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हड़प्पा का एक्सकवेट तो किया था बट उसे रिकग्नाइज़ नहीं कर पाए थे, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं बता पाए थे। वो है द आंसर इज़ ए, अलेक्जेंडर कानिगम। ओके, द आंसर विल बी अलेक्जेंडर कानिगम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो की एक्सकवेशन से एसोसिएटेड नहीं है? ए, आर डी बनर्जी, बी, के एन दीक्षित, सी, एम एस वत्स या डी, वी ए स्मिथ। सो द आंसर इज बी ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। बोला है कि ऐसी कौन सी जगह से हमें रिमेन्स मिले हैं कुओं के, घरों में कुओं के हमें अवशेष मिले हैं, रिमेन्स मिले हैं। वो है मोहनजोदारो। द आंसर विल बी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें कुएं के अवशेष मिले हैं घरों के अंदर। 49. मोहनजोदारो is situated in which of the following? सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सिचुएटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? गोल्ड कॉइन्स, पंचमार्क, सिल्वर कॉइन्स, आयरन फोल्ड, आयरन प्लो और या अर्बन कल्चर। लॉजिकल ऑर्डर जो हमें मिला है इंडिया में अपीयर हुआ है वो है पहले अर्बन कल्चर, फिर हमें आयरन प्लो मिला, फिर हमें पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स मिले थे और फिर हमें गोल्ड कॉइन्स मिले थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इन इंडिया, फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। द नॉलेज ऑफ आयरन वॉज नोन मच लेटर आफ्टर ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के बहुत टाइम बाद हमें आयरन की नॉलेज हुई थी, आयरन के बारे में हमें पता चला था। द फर्स्ट पंचमार्क्ड coin came into existence in India and coins were introduced by Indo-Greek rulers। जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इंडो-ग्रीक रूलर्स ने 2 BC में हमें इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले तक ब्रॉन्ज था। ब्रॉन्ज के बाद हमें आयरन सिल्वर के बारे में पता चला।
सिल्वर के बाद हमें गोल्ड के बारे में पता चला। सो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ब्रॉन्ज, फिर आया सिल्वर, फिर आया गोल्ड। ओके, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन, पहला मेटल जो मनुष्य ने यूज़ किया था वो क्या था? वो था कॉपर। Copper was a metal which was used firstly by humans, though there is a variation in the period around the globe as far as the use of copper is concerned. To an ivory scale in Harappan context was found at ivory scale Harappan context में देखा जाए तो कहाँ मिला था? वो मिला था लोथल में। Lothal is a place associated with the Indus Valley civilization, currently in Gujarat. Question number 53. Which metal has so far not been discovered in Harappan sites? Harappan sites में कौन सा मेटल नहीं मिला है? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या आयरन? सो द आंसर विल बी आयरन। आयरन के बारे में उन्हें नहीं पता था। दे जस्ट यूज्ड टू नो अबाउट सिल्वर, गोल्ड और कॉपर। पहले कॉपर, देन सिल्वर, फिर गोल्ड। आयरन के बारे में उन्हें नहीं पता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि हड़प्पन लोगों को दे वर नॉट अवेयर ऑफ आयरन, उन्हें पता ही नहीं था कि आयरन क्या है। और in India the beginning of iron age is considered to be from later Vedic period. जो आयरन एज हम की शुरुआत हम लेटर वैदिक पीरियड से मांगते हैं, उससे पहले हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। Which one of the following sites is located in the valley of Ghaggar and its associated rivers? कौन सी साइट सिचुएटेड है नेक्स्ट टू घग्गर रिवर? हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ बनावली। इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये बनावली और हरियाणा में है। ये घग्गर रिवर के बगल में लोकेटेड है। हेंस द आंसर इज बनावली। घग्गर रिवर जहाँ भी होगा इट इज़ बनावली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन कोड। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। People of Harappa developed a road, proper housing and drainage system. People of Harappa were known about the use of metals. So the answer is, हमने पूछा कि इनमें से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो पहली दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एंड रोपर, लोथल, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ इंडस वैली civilization. Most of the cities were designed in a grid manner. Proper drainage system was aligned back along the roads. ड्रेनेज सिस्टम था, हम जानते हैं, विच वॉज कवर्ड विद बिग स्टोन्स एंड ब्रिक्स, जो कि बड़े बड़े स्टोन्स और ब्रिक्स से कवर किया गया था उस ड्रेनेज सिस्टम को। ड्रेनेज सिस्टम को हम निकासी भी बोलते हैं। तो निकासी का जो एक सिस्टम था बहुत अच्छा था और उसको उन्होंने स्टोन से और ब्रिक से कवर भी किया था। द फॉर्म्स ऑफ आर्ट वर फाउंड फ्रॉम वेरियस साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग सील्स, पॉटरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड नेकलेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एक असर्शन रीज़न के फॉर्म में है। असर्शन में कहा गया है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा साइट्स आर डेड नाउ। रीज़न, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द वर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन्हें पूछा गया है, ए ऑप्शन दिया है क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बी दिया है ए करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। दैट मीन्स असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, बट जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। और सी दिया है ए सही है और रीज़न गलत है। डी दिया है ए दैट इज़ असर्शन फॉल्स है और रीज़न सही है। तो इसका आंसर है बी। स्टेटमेंट्स दोनों ही अपने आप में ठीक है कि मोहनजोदारो, हड़प्पा सिटीज़ आर डेड नाउ, और वो मर चुकी हैं, बट दे वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। मोहनजोदारो
इज़ इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये हम पढ़ चुके हैं। और हड़प्पा इज़ इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ओके, जो राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी वर द 2 आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये एक्सकेवेट की थी ये 2 मेजर सिटीज़। एट प्रेजेंट दिस टाउन्स आर एक्सटिंक्ट, अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देयरफॉर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वर फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। रॉक कट आर्किटेक्चर किस हड़प्पन साइट पे पाया जाता है? दैट इज़ धोलावीरा। धोलावीरा में रॉक कट आर्किटेक्चर फाउंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा इज लोकेटेड इन गुजरात, विच हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी हड़प्पन सिटी को 3 भाग में डिवाइड किया गया था? वो है धोलावीरा। ओके, ये हम याद रखेंगे। एंड इट वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन कौन से थे? फोर्ट, सेंट्रल टाउन एंड लोअर टाउन। इन 3 भागों में धोलावीरा साइट को डिवाइड किया गया था। Which of the following site remnants of the 3 townships have been revealed? Again the same question. So answer will be Dholavira. 61. A highly advanced water management system Harappan times have been unearthed at. एक हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें किस साइट से मिला गया? वो पाया गया है धोलावीरा से। यहाँ पे एक बड़ा सा रिजर्वोयर मिला था जिसका साइज़ था 80 मीटर into 12 meter and which was that means length breadth and उसको 7.5 meters deep था, having a huge capacity to store water। उसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी थी स्टोर करने की पानी को। people of धोलावीरा were familiar with the advanced water management। this shows कि जो धोलावीरा के लोग थे they were very familiar with the advanced water management system। From the earliest evidence people used to store water in the reservoir by making dams। so लोग इस जो water management system है उन्होंने डेवलप किया था, इसमें पानी स्टोर करते थे जैसे आजकल हम डैम्स में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, which of the following sites has yielded evidence of double burial। डबल बरियल के एविडेंस कहाँ पाए गए, कहाँ साक्ष्य पाए गए डबल बरियल के? दे आर फाउंड एट, इसमें आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन उसे पढ़ लेते हैं। दो तो एविडेंस ऑफ ट्रिपल बरियल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। देखो ट्रिपल बरियल के तो लोथल में पाए गए हैं। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ हड़प्पन कल्चर। इट वॉज टाउन प्लानिंग वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट हड़प्पन मोहनजोदारो। The city was divided into 6 sections. Each section was built on wide platform of unripe bricks and each platform was separated by a road. Evidence of double burial has been found from कालीबंगन। सो यहाँ हमें इसका आंसर मिलता है कि देखो जहाँ बात है ट्रिपल बरियल की, तो ट्रिपल बरियल तो था लोथल में और डबल बरियल था कालीबंगन में। तो हम याद रखेंगे कालीबंगन इसका आंसर है। जब भी डबल बरियल की बात हो तो कालीबंगन आएगा और ट्रिपल बरियल की बात हो तो लोथल आएगा। 63rd क्वेश्चन, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सोनौली व्हाट वाज फाउंड। सो हड़प्पन साइट सोनौली से क्या मिला था हमें? वो मिला था ह्यूमन बरियल्स मिले थे। सोनौली बागपत डिस्ट्रिक्ट में है यूपी में। यहाँ पे 125 ग्रेव्स मिली थी जो कि माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है। ये जो ग्रेव्स थी ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी और प्राइमरीली उनको ह्यूमन बरियल्स के लिए यूज़ किया जाता था। कुछ बरियल्स में एनिमल की बोन्स भी मिली हैं, गोल्ड और कॉपर भी मिला है और बैंगल्स भी मिली है। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। पहनने के लिए कॉटन कल्टिवेशन, पहनने के लिए जो कॉटन यूज़ होता था वो कॉटन की कल्टिवेशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले? वॉज इट इजिप्ट, वॉज इट मेसोपोटामिया, वॉज इट सेंट्रल अमेरिका, वॉज इट इंडिया?
It was D. India. Cotton was first cultivated in India for clothing. पहली दफ़ा कॉटन कल्टिवेट कहाँ हुआ था? इंडिया में. ओके, तो हम मम्मी से याद रखेंगे. फिर in 1922 राखलदास बैनर्जी ने इस took interest in the site of Mohenjo-daro for excavation. So the evidence of earliest cotton cultivation was found in excavation in India. From India it reached to the Greece, whether it was called Hindon. देखो पहली इसका एक्सकवेशन कल्टीवेशन है पहली दफ़ा कॉटन का इंडिया में हुआ था. उसके बाद इंडिया से ये ग्रीस में गया जहाँ पर इसे हिंडन बोला जाता था. द कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 3000 BC. कॉटन कल्टीवेशन इंडिया में शुरू हुई 3000 BC में. वाइल इट वॉज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट. हालांकि इजिप्ट में ये 2500 BC में कल्टिवेट हुई. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट वॉज प्रेडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन. रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट dominate the scene. During this period cotton was used for manufacturing textiles in India. यहाँ दो स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें इसके बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं. एक सेकुलर सिविलाइजेशन थी और इसमें कॉटन को यूज़ किया गया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. सो आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट here. यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ सेकुलर सिविलाइजेशन विद नो ट्रेस ऑफ थियोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, सब फ्री थे, सेकुलर थे कुछ भी फॉलो करने के लिए. तो कोई ऑर्गेनाइज्ड कोई रिलीजन नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से जिन्हें जो इच्छा होती थी वो फॉलो करते थे. एंड कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड शोन बाय आर्टफैक्ट एविडेंस. आर्टफैक्ट जो एविडेंस हैं, जो पिक्टोग्राफिक हमें जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे हमें पता चला कि कॉटन टेक्सटाइल्स थी, कॉटन प्रोड्यूस होता था. 66 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग characterizes the people of Indus civilization. First, they possess great places and temples they worship. Both male and female deities they employed horse-drawn chariots in warfare. Answer is B, only two. They worship both male and female deities. Mother goddess के साथ coins में आपने वहाँ पे बताया गया है कि मेल और फीमेल deities भी थे. So answer will be 2. No temple or place of worship has been found after excavation. कोई टेम्पल या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं मिला है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का टिल डेट. तो ओनली रिलीजियस सोर्स था उनका सिविलाइजेशन का इज मेड ऑफ मड एंड स्टोन. सील्स विच वर फाउंड, या फिर जो स्टील सील्स फाइंड हुई हैं वहाँ पे उनसे हम अंदाज़ा लगा पाए हैं. but this it is known that female deities शिवा और पशुपति and animals like snake, elephant were worshipped. इन सबको वर्शिप किया जाता था. worship of plant and trees or inanimate stone or other objects in the form of linga or yoni symbol was famous during that period. 67th question. One of the following sites from where the famous bull seal of Indian Valley civilization was found. बुल सील कहाँ पे मिली थी? बुल का एक सील मिला था हमें. सील्स होती हैं जैसे कि आप समझते हैं सब. तो बुल की सील्स हमें कहाँ मिली थी? इट वॉज मोहनजोदारो. मोहनजोदारो वॉज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द प्रोविंस ऑफ सिंध इन पाकिस्तान. फ्रॉम दिस साइट बेस्ड स्कल्पचर्स, सील्स, pottery, gold jewelry have been found, but the most famous among them is humped bull seal. humped bull seal की जहाँ भी बात आएगी तो आंसर रहेगा मोहनजोदारो, क्योंकि वहाँ पे ये पाई गई थी. 68th question. Which one of the following animals is not depicted on the हड़प्पन seal? हड़प्पन seal के ऊपर किस एनिमल के बारे में डिपिक्शन नहीं किया गया है? A bull, B elephant, C horse, D sheep. हॉर्स का नहीं किया गया है.
People of Harappan civilization were known to horses, but no evidences were found on seals. A great majority of seals found in Indus Valley civilization carry short inscriptions with pictures of the one-horned bull, the buffalo, the tiger, the dinosaurs, the goat and the elephant. हॉर्स का कहीं भी मेंशन नहीं मिला है हमें. इट्स जस्ट दैट हमें जो एक्सकवेशन के बाद जो भी सील्स मिली उनमें हमें कहीं ना कहीं बाकी सब जानवरों के बारे में पता चला है, मगर हॉर्स के बारे में नहीं कोई डिपिक्शन हुआ है. 69 क्वेश्चन. द रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव बीन नॉट बीन डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? ए लाइन, बी हॉर्स, काउ या एलिफेंट? सो द आंसर विल बी किस एनिमल के अवशेष हमें नहीं मिले हैं, रिमेन्स नहीं मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के दौरान, वो है लाइन. लाइन के अवशेष हमें नहीं मिले हैं. काऊ के मिले हैं, हॉर्स के मिले हैं अवशेष, एलिफेंट के मिले हैं, बट लाइन के नहीं मिले हैं. पहले हॉर्स के बारे में भी नहीं मिले थे, बट हाल फिलहाल में जब डिस्कवरीज जो भी हुई हैं उसमें हॉर्स के अवशेष मिले हैं, मगर लाइन के अभी तक हमें नहीं मिले हैं. 70 क्वेश्चन. द हॉर्न डाइटी engraved on a terracotta cake has been A. recovered from A. बनावली, B. कालीबंगन, C. लोथल एंड D. सट्टोडा. सो जो हॉर्स डाइटी है कि जो इनक्रेव्ड है टेराकोटा केक पर, वो हमें कहाँ मिली है? वो कालीबंगन में मिली है. 71. विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल? तो नाइल रिवर पर कौन सी सिविलाइजेशन फ्लरिश की थी? इट वॉज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन. नाइल रिवर को द लाइफलाइन ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है, तो हम ये भी याद कर लेंगे. एंड इट इज़ जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है. और जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया आर द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन. ये तीनों सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से है. विच इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग civilization? The correct sequence will be Aztec, Maya, Muisco, Inca. ये ट्राइब्स हैं, तो इन्होंने उसके नॉर्थ साउथ इन्होंने पूछा, सीक्वेंस पूछी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसका आंसर हमारा डी है, एज़टेक, माया, मुइज़्का एंड इंका. 73. द फर्स्ट एंशिएंट civilization to develop the art of writing in proper system was art of सबसे पहली आर्ट किसने डेवलप की थी? राइटिंग लिखने की आर्ट किसने डेवलप की थी? was A. Indus, G. Egypt, C. Sumerian, D. China. So it was Sumerian. People of Sumerian civilization was the first to develop the art of writing in a proper system. Their primary script was very simple and primitive. People of Sumerian civilization में पहले लोग थे जिन्होंने राइटिंग को डेवलप किया, द आर्ट ऑफ राइटिंग को डेवलप किया, और द स्क्रिप्ट वॉज, उनकी जो स्क्रिप्ट थी बहुत सिंपल थी. And cuneiform script of Sumeria is generally known as the early system of writing. It was cuneiform. The term Aryan, वैदिक एज पे आ जाते हैं अब हम. The term Aryan denotes A. an ethnic group, B. a nomadic people, C. a speech group, D. a superior race. It was a superior race.
आर्यन इज़ अ टर्म बीइंग नोबल. आर्यन का मतलब है नोबल होना, विच वॉज यूज्ड एज अ सेल्फ डेजिग्नेशन बाय इंडो आर्यन Iranian people. The word was used by the people of Vedic period in India as the ethnic label for themselves as well as to refer noble class. Noble class को रेफर करने के लिए आर्यन यूज़ किया गया था. Scholars point out that even in ancient times the idea of being an Aryan was religious, cultural, linguistic, not racial. इसका रेशियल टर्म से कोई लेना देना नहीं है. इट जस्ट सिंपली मेंट कि लोग रिलीजियस हैं, कल्चरल हैं और लिंग्विस्टिक हैं. द मीनिंग ऑफ टर्म आर्या is in classical Sanskrit is a believer of God, a hereditary caste, a believer in particular religion या a noble man. तो इसका मतलब, इसका आंसर है नोबल मैन, सिर्फ एक नोबल इंसान. आर्यन होने का मतलब है एक नोबल इंसान होना. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा. इनमें से कौन सी सबसे पुरानी वेद है? इज इट यजुर्वेद, इट इज़ ऋग्वेद, सी समावेद या डी अथर्ववेद. सो द आंसर इज बी ऋग्वेद. ऋग्वेद सबसे पुरानी वेदों में से है. 4 वेदों को अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे पुरानी कौन सी है? ऋग्वेद. नेक्स्ट क्वेश्चन. त्रयी इज अ नेम फॉर. त्रयी इज 3 वेदास. अगर आप हिंदी की काउंटिंग जानते हैं तो आप जानते हैं कि त्रय बोला जाता है 3 को. तो त्रयी इज़ अ नेम फॉर 3 वेद्स विच इज़ ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. इन्हें त्रयवेद बोला जाता है. इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज़ फाउंड रेफरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम. वर्ण सिस्टम, जो वर्ण था, वर्ण शब्द का रेफरेंस हमें पहली दफ़ा किस वेद से मिला? इट वॉज फाउंड इन द ऋग्वेद इटसेल्फ. ऋग्वेद में हमें वर्णास के बारे में पता चलता है. वर्ण सिस्टम था, तो वर्ण सिस्टम हमें ऋग्वेद से पता चलता है, जिसमें जिस वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड के बारे में बताया गया है. और ये भी बताया गया है कि जो एक मुंह से निकला है, एक आम से निकला है, एक थाई से निकला और एक पीठ से निकला है. तो just one system is basically color or class segregation of the Vedic age. Sixth, the Purush Sukta is related to Varna system was originally found in. जो पुरुष सुक्ता है वो ओरिजिनली फाउंड वर्ना सिस्टम में दिया गया है. वो कहाँ से ओरिजिनली फाउंड आउट हुआ था? फाउंड इन ऋग्वेद. अगेन ऋग्वेद से ही मिला था उसका. 7th क्वेश्चन. वेदों के बारे में इन्होंने पूछा है कि वेद और वेद में प्राइमरीली क्या दिया गया है. तो अथर्ववेद में हमें मेडिसिन के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद में गॉड ग्रीस के बारे में, यजुर्वेद में सैक्रिफाइस प्रोसेस के बारे में बताया गया है और सामवेद में म्यूज़िक के बारे में. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच इज़ 8th क्वेश्चन. मैच करने के लिए बोला गया. अगेन 4 वेदों के बारे में बताया गया है, उसमें क्या क्या दिया गया है तो फिर से पढ़ लेते हैं. ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हम्स एंड मंत्रास विच आर 1028 हम्स. तो ये 1028 फिगर याद करना बहुत ज़रूरी है, अक्सर पूछ लिया जाता है. यजुर्वेद कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्त्रोत्स एंड रिचुअल्स. स्त्रोत्स और रिचुअल्स के बारे में बताया गया है. सामवेद में हेम्स हैं विच आर टेकन फ्रॉम ऋग्वेद. ऋग्वेद से ही लिए गए हेम्स हैं एंड जो कि लिरिकल और म्यूज़िकल हैं. और अथर्ववेद में नॉलेज दी गई है मेडिसिन का ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलिटी. दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन्स अ अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स. मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स का किस वेद में पाए गए हैं? वो अथर्ववेद में पाए गए हैं.
ऋग्वेद में कितने हाइम्स है? देखिए मैंने कहा था जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन आ भी गया है कि ऋग्वेद में हाइम्स कितने, इट इज द नंबर इज 1028. द ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ हाइम्स, स्टोरीज, वर्ड्स या टेक्स्ट ऑफ वॉर. So it is the collection of hymns. Okay. Next question. वेदों के बारे में बताया गया है और उसके सामने हमें मैच करने के लिए बोला गया है. ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, पंचविशा, अथर्ववेद, गोपथा, and यजुर्वेद, शतपथा. Next question. Which one of the following Brahma texts belong to the Rigveda? Atarya Brahmana, गोप्ता ब्राह्मणा अथर्ववेद में है. Which mandala of Rigveda is completely dedicated to Soma? ऐसी कौन सा मंडल है ऋग्वेद का जो कम्प्लीटली डेडिकेट किया गया है सोम को? सो इट इज़ द नाइन्थ मंडल. ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है. इसके अंदर 10 मंडल हैं. जो नाइन्थ मंडल है ऑफ ऋग्वेद, ये 114 मंत्र हैं इसमें, विच आर डेडिकेटेड टू सोम. नाइन्थ मंडल ऑफ ऋग्वेद संहिता इज डिवोटेड होली टू. इन्होंने वही क्वेश्चन दोबारा पूछा है कि जो नाइन्थ मंडल है ऋग्वेद में वो किसको डिवोटेड है? इट इज़ डिवोटेड टू सोम एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक. ये सोम जैसे कि आप सब समझते हैं ड्रिंक है और उस गॉड को हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास आर मेंशन्ड इन. जो राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास कहाँ मेंशन है? यजुर्वेद में. तो इसका भी ट्रिक है याद करने का. आप देखिए इन्होंने कहा राइट्स एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यज्ञास, तो वाई से यज्ञास है, वाई से यजुर्वेद है, तो आप याद कर सकेंगे कि जो राइट एंड रिचुअल्स रिलेटेड है यज्ञास के मेंशन इन यजुर्वेद. 18th क्वेश्चन. द कंपाइलेशन ऑफ विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज based upon the ऋग्वेद. तो ऋग्वेद सामवेद में हाइम्स ही हैं, तो हम कह सकते हैं सामवेद ऋग्वेद से ही एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है. उसी से कंपाइल किया गया है. सामवेद जो है सबसे छोटा है. एस फॉर सामवेद, एस फॉर शॉर्टेस्ट. सो सबसे शॉर्टेस्ट वेद है हमारा सामवेद एंड क्लोजली रिलेटेड है ऋग्वेद से. उसी से सारा वर्सेस वगैरह लिए गए हैं. सामवेद एक इंडिपेंडेंट कलेक्शन है, कंपाइल्ड इंक्लूसिवली फॉर रिचुअल एप्लीकेशन एंड इट्स वर्सेस. रिचुअल्स के बारे में इसमें जानकारी दिए गए हैं कि सेरेमनीज़ के बारे में इसमें बताया गया है. इसमें 1810 वर्सेस हैं और मैक्सिमम पोर्शन इसका जो कंपाइलेशन है या डेराइवेशन है वो सब ऋग्वेद से लिया हुआ है. 19th क्वेश्चन. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज़ ऑफ द आयरन इन इंडिया हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम. जो आयरन के जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें कहाँ से मिले हैं? इट इज़ अतरंजी खेड़ा से हमें अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं आयरन के इंडिया में. Next question. Upanishads are books on A. religion, B. yoga, C. law या D. philosophy. So Upanishads philosophy को डील करते हैं. philosophies के बारे में इसमें बताया गया है. Next question. The main theme of Upanishads is again it is philosophy. philosophies के बारे में बताया गया है. 22nd question. Which of one of the following Vedic literature talks about salvation? salvation का मतलब है मोक्ष. तो मोक्ष कहाँ पे बताया गया है? मोक्ष के बारे में हमें बताया गया है उपनिषद्स में बताया गया है
So the word salvation or moksha is not used in Vedas. It was firstly discussed in Upanishads. Moksha means liberation. The continuous cycle of life and death is not the actual aim of human soul. जो कंटिन्यूस जो जीवन मरण की जो एक साइकिल है हमारी, जन्म लेना और मरना, जो कंटिन्यूस साइकिल है, ये हमारा एक्चुअल एम नहीं है एक आत्मा का। उपनिषद कहते हैं द कोर ऑफ आवर सेल्फ इज़ नॉट द बॉडी और द माइंड बट द आत्मा। जो कोर है हमारी बॉडी का, वो एक आत्मा है, वो आत्मा ही है। सो ये सारी जो फिलोसफिकल बातें हैं ये सब उपनिषद में दी गई हैं, ना कि किसी वेद में। 23rd, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज़ मेंशन्ड इन। जो डायलॉग्स हैं नचिकेत और यम के बीच में, वो किस में मेंशन है? वो मेंशन है कठोपनिषद। कठोपनिषद इज द स्टोरी ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन यमा the Lord of Death and Nachiketa the young 12 years old boy। तो कठोपनिषद एक स्टोरी के रूप में है, एक स्टोरी है जिसमें कॉन्वर्सेशन है यमराज के बीच में और नचिकेता जो एक 12 साल का बच्चा है जो अपना घर छोड़ देता है सिर्फ ये समझने के लिए कि द मीनिंग ऑफ डेथ एंड बियॉन्ड, डेथ के बाद क्या लाइफ है, क्या है, तो वो सब कुछ जानने के लिए जो वो छोड़ देता है। तो उसके उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है इस कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता लेजेंड फाइंड्स मेंशन इन। नचिकेता का मेंशन हमें किस में मिला है? अथर्ववेद, सप्तपद ब्राह्मण, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। सो इट इज़ फाउंड इन कठोपनिषद। ओके। 25th क्वेश्चन, किंग Asvapati of the Upanishad period was the ruler of Kekai. Upanishad state that some Kshatriya kings who were great scholars and philosophers are also imparted knowledge to Brahmins. Some of them were King Janaka of Videha, King Prabhan Chubali of Panchal, King Asvapati of Kekai, and King Ajashatru of Kashi. Asvapati was Kshatriya king. He was well known as leader, learned teacher of the age. The Kekai kingdom was situated on the river of Peace, east of Gandhara kingdom. King Asvapati ruled Kekai when Janak was the king of Vedaha. Next question, which of the following is the correct of Vedic literature, order of Vedic literature? So Vedic Samhitas, Brahmanas, Aryankas, Upanishads। ये ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा, पहले वैदिक संहितास, फिर ब्रह्मानास, फिर अर्यांकास, फिर उपनिषद्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, द रिवर मोस्ट मेंशन अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा किस रिवर के बारे में मेंशन किया गया है? इट इज़ सिंधु रिवर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। That is why it was mentioned most of the times in Rig Veda. Sindhu river due to economic importance was called Hirayani. Sindhu river को हिरायनी भी बोलते हैं and its place of terminating referred as Paravat, which means Arabian Sea. इसका termination हम Arabian Sea में होता है। सरस्वती रिवर was the most pious river of Rig Veda. सरस्वती रिवर को सबसे ज़्यादा pious river माना गया है ऋग वेद आर्यन में, एंड उसे नदीत्मा भी बोला जाता है। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। जो रिवर जिसका सबसे ज़्यादा मेंशन पाया गया है वैदिक लिटरेचर में, अर्ली वैदिक लिटरेचर, वो है सिंधु रिवर और इसे हिरायनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक रिवर अस्किनी इज आइडेंटिफाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? द आंसर इज चेनाब और इसे चंद्रभागा भी कहा जाता है। 29th क्वेश्चन, which of the following rivers mentioned in the Rig Veda indicates the relations of Aryans with Afghanistan? किस रिवर से हमें पता चलता है कि जो आर्यंस थे they were related with Afghanistan? The answer is
कुंभा या रामू रिवर, इनसे हमें पता चलता है जो रिलेशन पता चलता है आर्यंस का विद अफगानिस्तान. द वैदिक रिवर कुंभा इट इज़ लोकेटेड इन अफगानिस्तान. अगेन हमें रिवर्स के बारे में बताया गया है, वैदिक रिवर्स के बारे में, और उनके जो मॉडर्न नेम है, जो उनके आज के नेम हैं, उनके बारे में बताया गया है. तो कुबा को हम काबुल बोलते हैं, परुशमनी को रावी, सदनीरा को गंडक, शतोद्री को सतलुज. इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी वॉज, महाभारत काल में जो महानदी का क्या नाम था, इट वॉज नेम्ड एज चित्रोत्पला कहा जाता था. महानदी has been called as चित्रोत्पला गंगा in the महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव. तो महाभारत के टाइम में महानदी को चित्रोत्पला गंगा भी कहा जाता था, महानदी को. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following custom emerged during the post-Vedic period? C. The answer is brahmacharya, grihasthamas, vanaprastha, sannyasa. So according to ancient Hindu scriptures, during Vedic period, the Hindu tradition recognized 4 stages of ashramas. 4 आश्रम के बारे में बताया गया है वैदिक पीरियड में, जिन विचार जो कि ह्यूमन लाइफ में 4 आश्रम आते हैं. वो आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम. 34th question, the dharma and the rita depict a central idea of the ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. First, dharma was conception of obligation and the discharge of one's duties to oneself and to others. Rita was a fundamental and moral law governing the functioning of the universe and all it contained. Which of the following statements is correct? The answer is C. Both are correct. Dharma and Rita Vedic period appear as early as Vedic period. Usually dharma signifies cosmic ordinance, often in connection with the sense of nature, natural or divine law. Rita is as such is closely related to your universal harmony in which all things in the world have a proper place and function. So the term Rita means an impersonal law, while dharma characterizes those personal actions that engender or maintain the cosmic order. Thus, the answer is C. Both are correct. 35th question. Who among the following Vedic deities was believed to be the priest? B. Brihaspati. Brihaspati was also known as Devaguru, teacher or priest of gods, is the guru of devas. 36th. Who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? A. Lopmudra. Many hymns of Rigveda were composed by women and they are called Brahmavadini. ज़्यादातर hymns जो ऋग्वेद के हैं वो किसने कंपोज किए हैं? वो women's ने कंपोज किए हैं. The prominent among them were Lopmudra, Vishwavara, Sikta Nivavari and Gosa. Lopmudra was the wife of Augustus से ऋषि Lopmudra. During the Rigvedic period, and Nishka was used for jewelry, but in later it was used for meaning of coin. During the Rigvedic period, Nishka was the ornament of neck. निष्का नेक के लिए जो ऑर्नामेंट होता था वो था निष्का, एन फॉर नेक एंड एन फॉर निष्का. निष्का एज इन एंशियंट इंडिया वॉज ऑल्सो नोन एज गोल्ड ऑर्नामेंट. ये गोल्ड ऑर्नामेंट था. बोगास कोल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज important trading center between Central Asia and Tibet. Inscriptions were found in which
Mention the names of Vedic god and goddesses. Original text of Vedas were composed here. D. None of the above. The answer is B. The inscriptions were found which mentioned the names of Vedic god and goddesses. इंस्क्रिप्शन मिले थे जिनमें देवी और देवताओं के नेम थे। बोगास कोल में, बोगास कोल एक इंस्क्रिप्शन था जिस पे हमें देवी और देवताओं के नाम मिले थे। जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्रा, नस्तस्या। 41st question. Which of the following inscriptions tells about the Aryan's movement of Aryan from Iran to India? ऐसी कौन सी इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमें पता चला है आर्यन की मूवमेंट के बारे में कि आर्यन ईरान से इंडिया आए थे? इट इज़ बोगास कोई। बोगास कोई से ही हमें इंस्क्रिप्शंस मिले जिसमें देवी देवताओं के नाम थे, और बोगास कोई से ही हमें ये पता चला कि आर्यंस ईरान से इंडिया आए थे। 42nd question. An inscription of 14th century BC which describes the Vedic gods has been found. वैदिक गॉड्स किस में मिले थे? बोगास कोई में। Next question. Who among the following wrote on the original homeland of the Aryans? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लिखा था ओरिजिनल homeland of the Aryans. Bal Gangadhar Tilak, in his book The Arctic Home in the Vedas, propounded the theory that North Pole was the original home of Aryans, but this theory of Tilak is not acceptable to historians. बाल गंगाधर तिलक ने अपनी बुक द आर्टिक होम इन द वेदास में लिखा था कि नॉर्थ पोल जो है वो एक ओरिजिन है आर्यंस का, बट ये जो थ्योरी है ये वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं हुई, हिस्टोरियंस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। 44th question. The name of scripture in which Pusha Retha was mentioned is शतपथ ब्राह्मणा। पुरुष मेधा के बारे में बताया गया शतपथ ब्राह्मणा में। द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग वेदगा माधवा referred in Shatpatha Brahman was D. ऋषि गौतम Raghugana. In the post-Vedic period, which was originated as the axis of Aryan culture? A. Angamadha. मगध में अंग में को एक्सेस कहा जाता है आर्यन कल्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्ड गोत्र occurs फॉर द फर्स्ट टाइम. गोत्र जो शब्द है जो आज भी हम सब जानते हैं, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो वर्ड फर्स्ट टाइम कहाँ पाया गया था? वो पाया गया था ऋग्वेद में। गोत्र मीन्स काउ शेल्टर एंड हर्ड ऑफ काउस। गाय का शेल्टर या गायों के झुंड को बोलते हैं गोत्र। एंड स्पेसिफिक मीनिंग फैमिली लीनेज जो फर्स्ट रिकॉर्डेड अराउंड पोस्ट वैदिक पीरियड। इसका एक स्पेसिफिक मतलब भी है आज के टाइम में कि एक फैमिली, उसका लीनेज कहाँ से, एसेंडेंस और उसके डिसेंडेंट्स के बारे में जो भी थ्योरी बताती है उसे हम गोत्र ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिलीजन of early Vedic Aryans was primarily of worship of nature and yajnas. The religion of early Vedic Aryans was mainly the worship of nature and performing yajnas. The Vedic people believed mainly, वो sacrifices और rituals में बिलीव करते थे। ये एक सेंट्रल फीचर था ऋग्वेदिक पीरियड में लोगों का। डोमेस्टिक सैक्रिफाइस वाज अ जनरल रूल। डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस करते थे, वो किंग्स को चढ़ावा देते थे और फेस्टिवल्स में चढ़ावे से हम वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट अलॉन्ग द रिवर ऑफ, जो 10 राजाओं की बैटल मानी गई है वो
किस रिवर के अराउंड फाइट की गई थी? वो फाइट की गई थी परुशनी। देयर इज़ एन एंशियंट स्टोरी मेंशन इन ऋग्वेद में एक पुरानी स्टोरी एक मेंशन की गई है, दशरथराजन्य और वॉर ऑफ 10 किंग्स लॉन्ग बिफोर रामायण से पहले 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी। तो उसको वो किस रिवर के साइड में की गई थी? वो की गई थी परुशनी रिवर के अराउंड। 51st question. The famous battle of 10 kings as described in the Rigved was fought on the bank of they were fought on the bank of river Parushini. अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि जो 10 राजाओं की बैटल हुई थी जिसका मेंशन हमें ऋग्वेद में मिलता है, वो कहाँ किस रिवर के बैंक के पर हुई थी? वो हुई थी परुशनी रिवर के बैंक में। 52nd क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड एज Matitma and Devitma and Naditma in the river Rigved? Answer is B, Saraswati. Saraswati river was considered as the most pious. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सबसे ज़्यादा पायस रिवर, पवित्र रिवर माना गया इसे। रिस्पेक्टेड रिवर ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड ऋग्वेद सरस्वती इज रेफर्ड एज। ऋग्वेद में सरस्वती को मतीतमा, दिवितमा, नदीतमा भी कहा गया है, मीन्स जिसका मतलब है बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स एंड बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस एंड ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। मतलब माओ में प्रधान, देवियों में प्रधान और रिवर्स नदियों में प्रधान माना गया है सरस्वती रिवर को। ऐसा हमें ऋग्वेद में बताया गया है सरस्वती रिवर के बारे में। 53rd क्वेश्चन. गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पंचजना ऑफ द ऋग्वेद. The answer is D, Kikat. 54th question. In the ancient period, a chief livelihood of Aryan was, जो सबसे क्या livelihood के लिए सबसे क्या करते थे आर्यंस, ये पूछा गया है। लार्ज स्केल पर क्या करते थे? क्या वो एग्रीकल्चर से अपना लाइवलीहुड कमाते थे, हंटिंग से, आर्ट करके या बिजनेस करके? तो वो हंटिंग करके अपना लाइवलीहुड कमाते थे। 55th question. The word Yava mentioned in Rigved is used for which agriculture product? यवा का मेंशन ऋग्वेद में किया गया है, ये बरले को कहा जाता था, यवा और यव। The system of governance prevalent in the Vedic era was कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट था वैदिक एरा में? वॉज इट ऑटोक्रेटिक, वॉज इट डेमोक्रेटिक, वॉज इट रिपब्लिक, वॉज इट डिसेंडेंट मोनार्की? द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग द वैदिक एरा वॉज डिसेंडेंट मोनार्की. Although some examples of election by the people were also found, but the general interest of the public was towards monarchy, descendant monarchy. एक मोनार्क होता था और उसी का डिसेंडेंट और ही राजा बनते थे। यही सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉलो होता था वैदिक काल में। 57th असेंबली ऑफ वैदिक एरा. इट वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. उस टाइम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे. ड्यूरिंग द वैदिक एरा द टू इंस्टीट्यूशंस नेमली सभा एंड समिति. दो इंस्टीट्यूशंस होते थे वैदिक काल में, सभा और समिति, जो कि कंट्रोल करते थे पावर्स ऑफ किंग. एंड सभा वॉज द असेंबली ऑफ द लर्नेड इलाइट वंस. जो सभा थी उसमें बहुत ही पढ़े लिखे इलाइट लर्नेड लोग थे, और जो समिति थी वो कॉमन लोगों की थी, एक असेंबली ऑफ कॉमन पीपल इन द स्टेट. नेक्स्ट इज द ऋग्वेदा ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विद जुडिशियल फंक्शन. ऋग्वेद में उस असेंबली के बारे में बताया गया है जो कि जुडिशियल फंक्शन संभालती थी. वो कौन सी असेंबली थी? द आंसर है सभा. सभा जो लर्नेड और लाइट क्लास थी वही जुडिशियल फंक्शन भी संभालती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ
Which of the Vedas, Sabha and Samiti, are called as two daughters of Prajapati? सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री कहा गया है वेदास के अंदर। तो वो कौन सा वेद है जिसके अंदर प्रजापति सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? वो है डी अथर्ववेद में। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो स्वतः सभा और समिति हैं वो प्रजापति की दो बेटियां हैं। आयुर्वेद दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। आयुर्वेद है जो साइंस है ऑफ लाइफ की, जो इसका अभी भी एग्जिस्टेंस है, वो किस में पाया गया है? अरंका में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? आयुर्वेद है तो अथर्ववेद में पाया गया है। ऋग्वैदिक रिलीजन वॉज ए पॉलीथिस्टिक रिलीजन था। इसमें पॉलीथिस्टिक कैरेक्टर में इसमें नंबर ऑफ गॉड्स वर वर्शिप्ड। The Rigvedic Aryans worship nature with its intense feeling and endowed it with animated soul. Vedic gods were mainly classified into three groups: god of sky, Varuna, Mitra, Surya, Vishnu; god of space, Indra and Rudra; third, god of earth, Agni, Brihaspati, Soma, etc. गॉड्स को तीन भागों में बांटा गया था: गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्पेस एंड गॉड ऑफ अर्थ। तो ये पॉलीथिस्टिक थे, मतलब दो से ज़्यादा इन्होंने नंबर काफ़ी गॉड्स को मानते थे, एक नहीं काफ़ी गॉड्स को मानते थे। और उसमें भी जैसे गॉड ऑफ स्काइज में भी चार भगवानों के बारे में बताया गया है, चार से अधिक। गॉड ऑफ स्पेस में दो से अधिक और गॉड ऑफ अर्थ में तीन से अधिक गॉड्स के बारे में बताया गया है। तो मल्टीपल गॉड्स को ये लोग मानते थे, कोई एक या दो को नहीं मानते थे, वो बहुत गॉड्स को मानते थे। 62nd क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू। जो लार्जेस्ट नंबर है ऋग्वेदिक हाइम्स का, वो किसको डिवोट किया गया है, किस भगवान के लिए बनाई गई हैं हाइम्स? वो है बी इंद्र के लिए। इंद्र देवता के लिए सबसे ज़्यादा हाइम्स दी गई हैं। 63, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेद्स डेडिकेटेड टू। जो मंत्र हैं ऋग्वेद में, वो सबसे ज़्यादा किस देवता को डेडिकेटेड है? वो है ए अग्नि को। तो जो हाइम्स हैं वो तो है इंद्र को, और जो मंत्र हैं वो है अग्नि को। Who among the following regarded as war god? वॉर गॉड किसे कहा गया है? वॉर गॉड कहा गया है इंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following gods were considered as war god of Vedic pantheon? It was Indra. Who among the following was the most popular god in the early Vedic Aryans? इंद्र सबसे ज़्यादा पॉपुलर भगवान थे उस टाइम पर। 800 BC से 600 BC तक के एरे को क्या कहा जाता है? उस एरा को कहा जाता है ब्राह्मण एरा। गायत्री मंत्र किस बुक में मिला है? वो है ऋग्वेद में दिया गया है, और इसका मतलब है मे द ऑल्टी गॉड इल्यूमिनेट आवर इंटेलेक्ट टू लीड अस अलोंग द राइटियस पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फ्रॉम विच वेद? वो पाया गया ऋग्वेद में। हु कंपोज द गायत्री मंत्र? विश्वामित्र ने वह गायत्री मंत्र को कंपोज किया था। सार्गा, प्रतिसाग्रा, सर्गा, वंशा, मनवंतरा, चरित्र was indicators of Puranas. The numbers of पुराण कितने हैं? 16, 18, 19, 21। So the answer is 18 पुराण है हमारे। In which language was the श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन? श्रीमद् भगवद गीता किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इट इज़ रिटन इन संस्कृत। और ओरिजिनली द महाभारता वॉज नोन एज, महाभारत को ओरिजिनली क्या कहा गया था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था जय समिता। इस महाभारत बाय व्हाट नेम वर द
कुनिंदा किंग्स नोन। कुनिंदा किंग्स को क्या कहा गया है महाभारत में? द्विज श्रेष्ठ। द्विज श्रेष्ठ कहा गया है कुनिंदा किंग्स को। According to the Hindu mythology, which serpent offered himself as a rope for churning the ocean? Vasuki. So the answer is Vasuki.